सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने ओपोनेंट के पावर लेवल का भी अंदाजा लगा रहे थे। वहीं पर खड़ा जिन्बू रियोजी कोटो को देखकर सोच रहा होता है, रियोजी कोटो इस फाइट को ज्वाइन नहीं कर रहा है, पर जो भी हो इसी की वजह से मुझे आज इस रैंक की फाइट देखने को मिल रहा है। जिसके बाद माओडोंग पावर से अपने साइज को बड़ा कर लेता है और इस बंदे से फाइट करने लगता है जो स्ट्रेंथ के मामले में माओडोंग के बराबर होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बारिश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान के एक और हंटर जिसका नाम होता है हुशिनो, वो लिम के ऊपर अटैक कर देता है जिसका रफ्तार काफी ज्यादा होता है, जो देखकर लिम भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उससे बचते हुए इसके ऊपर कुछ अटैक थ्रो करता है और कहने लगता है कि मैं लॉन्ग रेंज के अटैक में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं तुम्हारे ऊपर दूर से ही अटैक करूंगा। पर वो अटैक जाकर वो स्ट्रेंथ वाले बंदे को लगने वाला होता है, जो देखकर वो स्ट्रेंथ वाला बंदा कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ। तभी माओडोंग उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वो जमीन भी टूट जाता है। जो देखकर चोइजुंग प्रेसिडेंट गो से पूछता है कि ये जिम इतना पावरफुल तो है ना कि इस रैंक के फाइट को संभाल पाए। प्रेसिडेंट गो कहते हैं, हाँ पावरफुल तो है, पर इस रैंक के फाइट को संभाल पाएगा भी या नहीं वो तो आज पता चल जाएगा। आगे बैग कुमामोटो का पीछा करते हुए सोच रहा होता है कि आज जितने भी हंटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो कोई आम हंटर्स नहीं है, वो सारे दुनिया के टॉप एस रैंक हंटर्स में से एक है, तो आज मैं पीछे नहीं हट सकता। और वो अपने पावर को रिलीज करके कुमामोटो के ऊपर हमला कर देता है और कुमामोटो इन अटैकों से डरते हुए बच रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। आगे बैग रियोजी कोटो को देखकर सोचने लगता है आज हम सब यहाँ पर फाइट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम जान पाए कि कौन कितना पानी में है और उन चींटियों से फाइट करने के लायक है भी या नहीं। अगर हमें परखने की ही बात है तो मैं आज यहाँ पर पीछे नहीं हटूंगा, ना ही किसी तरह का रहम दिखाऊंगा। और वो कुमामोटो पर हमला कर देता है। पर इनका ऐसा फाइट देखकर वो जो एयर रैंक हंटर वहां पर आया था वो देखकर सोचने लगता है कैसे अजीब से लोग हैं, इनके साथ तो मैं कॉम्पीट भी नहीं कर पाऊंगा। पर उसका असिस्टेंट ये सब सुनकर वो कहने लगता है, नहीं बॉस, आप इनमें से किसी से भी कम नहीं हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और तभी हमें एक साउंड सुनाई देता है और हम देखते हैं कि माओडोंग अब नीचे गिर चुका है और वो स्ट्रेंथ वाला बंदा कह रहा होता है, चलो स्ट्रेंथ के मामले में तो मैं तुमसे आगे ही हूँ। वो माओडोंग पड़े पड़े कहने लगता है, हाँ तुमने तो मुझे धूल चढ़ा दिया। आगे उसने भी लीम की कलाई को पकड़ के उसे हरा देता है। दूसरी तरफ बैग कुमामोटो के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं पर कुमामोटो उनके अटैक से बचते हुए सिर्फ भाग रहा होता है। तो बैग कहने लगते हैं, कब तक तुम ऐसे भागते रहोगे, अटैक नहीं करोगे क्या? पर तो अभी हम देखते हैं वो जो स्ट्रेंथ वाला बंदा होता है वो और हुसिनो बैग के सामने आ जाते हैं और उसे चाह से भी कमजोर कहने लगते हैं। जो सुनकर बैग कहता है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अगर मिस चाह जो एक हंटर लड़की के साथ फाइट कर रही थी, वो हंटर लड़की चाह के मूवमेंट को भी पहचान नहीं पा रही थी और उनकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर सोचने लगती है, ये मिस चाहिन, इनके बारे में काफी बातें सुने थे पर जब आज इनके साथ फाइट कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि वो इन्हें डांसर चाह कहते थे। और तभी हम देखते हैं कि मिस चाह उस हंटर लड़की की कलाई को पकड़ लेती है। इसका मतलब वो अब हार चुकी है। जिसके बाद वो बैग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी कुमामोटो चाह के ऊपर पीछे से हमला कर देता है पर चाह का रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा होता है तो वो कुमामोटो को घायल कर देती है। इस अटैक को देखकर वही हंटर लड़की सोचने लगती है ये किस तरह का अटैक था, जो देखकर चाह भी सोचने लगती है मैंने जल्दबाजी में इसको घायल कर दिया। तो तभी हम देखते हैं कि कुमामोटो का आंखें लाल हो चुका था, इसका मतलब कि अब भी ये पागल हो चुका है। वहीं पर खड़ा एक हंटर कहने लगता है कि कुमामोटो को चोट लगने के बाद अब वो क्या करेगा किसी को भी नहीं पता। हानिका भी कहने लगती है क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए, पर गोटो कहता है नहीं, अगर कोई चोटिल होगा तो हम इंटरबाय करेंगे। उस हंटर ने जैसा कहा था कुमामोटो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसके अंदर से बहुत इंटेंस ऑरा निकल रहा था और वो चाह के ऊपर हमला कर देता है। पर उसका रफ्तार इतना ज्यादा होता है कि चाह को भी बड़ी मुश्किल हो रहा था उससे बचने के लिए। ऐसे ही अटैक करते हुए उसका अटैक जाकर जमीन पर लगता है जिस वजह से वहां पर धूल उड़ने लगती है और वो धूल के बीच में ही चाह के ऊपर हमला कर देता है। जब धूल उड़ता है तो हम देखते हैं कि जिन्बू ने अपने एक ही हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और कहता है कि मुझे इस फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए था, पर ये फाइट अब बहुत आगे जा रहा है तो अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और कुमामोटो उसके बातों को ना सुनकर उसके ऊपर ही हमला कर देता है पर जिन्बू उसे वहीं पर पटक देता है, जो देखकर वो हंटर लड़की भी कहने लगती है कि इसने तो बड़ी आसानी से गुस्सेल कुमामोटो को नीचे गिरा दिया। रियोजी कोटो भी कहने लगता है कि हमें तो बताया गया था कि एक मजिशियन टाइप का हंटर है, पर देखकर तो नहीं लग रहा है कि एक मजिशियन है, लग रहा है कि इस चीज का पता लगाना ही होगा। आगे जिन्बू चाह से कहता है अभी तुम्हें हार मान लेना चाहिए, ये देखते हुए कि बैग भी हार चुके हैं। और हम बैग को देखते हैं जो मोनी मोन सोच रहा होता है कि पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं हार गया। आगे हानिका वो जिन्बू के पास आती है और कहने लगती है कि मास्टर रियोजी तुमसे फाइट करना चाहते हैं। जो सुनकर जिन्बू थोड़ा मुस्कुराता है और सोचने लगता है कि इसके अंदर लड़ने के लिए बहुत जोश है और तो और मेरे लिए डीमन के सबसे मिले स्ट्रेंथ को चेक करने का बहुत अच्छा मौका भी है। जिन्बू को ऐसा देखकर कोडो सोचने लगता है आखिर ये डरने की बजाय मुस्कुरा क्यों रहा है। आगे हानिका वो कोडो के पास आती है और कहने लगती है कि हंटर संग फाइट करने के लिए तैयार है, पर उनका एक कंडीशन है कि आप होल्ड बैक नहीं करेंगे, आप अपने पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो सुनकर कोटो भी मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है अच्छी शर्त रखी है। अगले सीन में हम एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो जेजू आइलैंड में होने वाले 4th रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, जिसको बैठकर जुई भी देख रही थी। तभी जुई की माँ उससे पूछने लगती है क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या, पर जुई कहने लगती है आज मेरी छुट्टी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो किसी से कॉल पर जेजू आइलैंड के रेड के बारे में बातचीत कर रही होती है। आगे हम फिर से जिम का सीन देखते हैं जहाँ पर कोटो और जिन्बू का फाइट शुरू होने वाला आता है, जो देखकर एक बंदा पूछने लगता है अगर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर माओडोंग कहने लगता है कि ये बंदा पागल हो चुका है, वो पावर के घमंड में कोटो से फाइट करने चला है।
है। वही चा भी सोच रही होती है कि मैंने उसे ए रैंक के डंजन में तो फाइट करते हुए देखा है, पर क्या है एस रैंक के हंटर के साथ फाइट कर भी पाएगा। अगर बैग चा से पूछने लगता है क्या अब तुम्हें हंटर के स्मेल से कुछ इशू नहीं हो रहा है, मैं फाइट के बीच में तो रुमाल पकड़ के नहीं बैठ सकती ना। आगे जा कहती है क्या हमें इन दोनों को रोकना चाहिए, पर बैग कहता है एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिशियन टाइप के बीच का फाइट है, इन जनरल मैं जरूर रोकता, पर अभी का सिचुएशन थोड़ा अलग है। तुम जो चीज जानना चाहती हो मैं भी वही चीज जानना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हंटर संग एक ऐसा हंटर है तो दिन ब दिन ताकतवर बनता जा रहा है। अगर जिनको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करने के बाद कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर गोटो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, जिसको जिन्बू बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है अरे बात तो पूरा करने देता। दूसरी तरफ गोटो जिन्बू के स्पीड को देखकर सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ लोग इसे मैजिशियन कैसे कह रहे हैं, आज पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। जिसके बाद ये जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू गोटो के अटैक से बचते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं, इसका लेवल इन सब में से ज्यादा है, पर ये इतना भी तेज नहीं है कि मैं इससे बच ना पाऊँ। लेकिन जिन्बू जब ये सब सोच रहा था, सोचने के साथ साथ वो स्माइल भी कर रहा था, जो देखकर गोटो का तो जी जल जाता है और वो और तेजी से उसके ऊपर हमला करने लगता है। वहाँ पर खड़े सारे हंटर्स ये फाइट से हैरान थे और माओडोंग इस फाइट को देखकर कहने लगता है ये तो काफी तेज है, मुझे नहीं लगता इसकी जगह अगर और कोई होता तो वो इतनी देर तक टिक पाता। ऐसे ही गोटो जिन्बू के ऊपर अटैक करता रहता है, पर जिन्बू इन अटैक से बच रहा था, लेकिन इससे गोटो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसके गाल पे एक कट बजता है और एक फाइनल अटैक गोटो जिन्बू के ऊपर करता है, जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ खड़े सारे हंटर्स भी इस अटैक को देखकर डर जाते हैं। लेकिन जब वो धूल हटता है तो हम देखते हैं जिन्बू पूरी तरह से ठीक होता है और तो और उसने उस अटैक को भी रोक लिया होता है, जो देखकर गोटो भी सोच में पड़ जाता है कि अगर ये चाहता तो मेरे कलाई को पकड़ के भी जीत सकता था, पर इसने ये नहीं किया। आखिर ये चाहता क्या है? जिन्बू पूछता है आगे तू करना क्या चाहता था? तेरी इस हरकत से किसी को हार्म भी हो सकता था। अगर मैं चाहता तो तेरी कलाई को भी पकड़ सकता था, और मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे भी पता है तू भी ये फाइट को रोकना नहीं चाहता है। जिसके बाद ये दोनों पूरी ताकत से लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और अपने पावर को रिलीज करके आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं उनके सामने एक आइस का दीवार आ जाता है और सारे हंटर्स मिलके इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही में बेखानी का वैसे भी कहते हैं गोटो को रोकने के लिए। जिसके बाद माओडोंग जिन्बू को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम तो काफी टफ हो, गोटो रियोजी के साथ फाइट करने के बाद भी तुम्हें सिर्फ एक खौरोच आया है। आगे जिन्बू इनमें से 5 हंटर्स के शैडो में अपने शैडोज को छुपा देता है, जिसके बाद सारे वहां से चले जाते हैं। वही कार में गोटो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो कॉल वाला बंदा कहता है चाहे जो भी हो वो थ्रोनसोल्ड गिल्ड के मास्टर से तो आगे नहीं होगा, लेकिन गोटो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो काफी ताकतवर है। जिसके बाद वो कॉल वाला बंदा जेजू आइलैंड के लिस्ट में जिन्बू का नाम ढूंढने लगता है और उसे उसका नाम नहीं मिलता। दूसरी तरफ चा को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि जिन्बू ने इस बैटल को ज्वाइन नहीं करा है और वो चोई को भी इसके बारे में बता देती है, जो सुनकर चोई कहता है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसका कुछ तो खास वजह जरूर होगा। वैसे इसके अलावा भी हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर्स हैं, तो इस बार हम जरूर जीतेंगे। अगर जिन्बू घर आता है जहाँ पर उसका फैमिली उसकी इंतजार कर रही थी। इन चीजों को जिन्बू ने बहुत मिस करा, जो देखकर जिन्बू सोचने लगता है कि इतने दिनों के बाद मुझे ये महसूस हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता और मैं यहीं रहकर इन सब की प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जेजू आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन आंट्स को खाना कम पड़ रहा होता है, इसलिए वो अपने ही साथियों को मार के खा रहे होते हैं। आगे वो क्वीन आंट एक जो की साइज में बहुत ही बड़ा होता है, उसे देखकर कहती है मुझे एक नया किंग चाहिए जो इन सबको गाइड कर पाएगा। तभी हम देखते हैं वो जो एग होता है ना, वो हैच होने लगता है, उसमें से निकलता है बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आंट, जिसका प्रेजेंस बहुत ही डरावना होता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में चारों तरफ से फोर्थ जेजू आइलैंड रेड के बारे में ही बात चल रहा होता है और कुछ हंटर जो सपोर्ट फोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होते हैं, ताकि वो आइलैंड से निकलने वाले आंट्स को खत्म कर पाए। आगे हम देखते हैं बैटल शिप्स जेजू आइलैंड को पूरी तरह से कवर कर चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं वही ए रैंक के हंटर को, जिसको उसका असिस्टेंट सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ एस रैंक का हंटर माओडोंग तो अपने असिस्टेंट से गिल्ड को संभालने के बारे में बात कर रहा होता है, जिसके बाद ये सब अपने बैटल हेलीकॉप्टर की तरफ चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं वो लल्लू ली मिनसन वहाँ पर आ चुका है थोड़ा बहुत पब्लिसिटी करने के लिए, जो देखकर सारे हंटर्स कहने लगते हैं आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है, ये कोई काम का नहीं है। सारे ए रैंक के हंटर्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर चुके थे और बाकी बचे लो रैंक के हंटर्स किनारे पर खड़े थे और कोई हंट वहां से बचकर चला आता है उन्हें खत्म करने के लिए। जिसके बाद वुजिन चुल प्रेसिडेंट को इसके बारे में अपडेट देता है, जो सुनने के बाद प्रेसिडेंट को भी कहते हैं ये सब तो ठीक है, इसके साथ और एक बंदा भी हमें ज्वाइन कर रहा है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बेंगुंग होता है। बेंगुंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। बेंगुंग कहता है हाँ कैसे ना आता,
अगर मैं ना आता तुम्हारे जिंदा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते। ऐसे ही थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद वो निकल जाते हैं जेजू आइलैंड की तरफ। हेलीकॉप्टर में इनके साथ एक कैमरामैन भी आया होता है, जिस देखकर ये सब कहने लगते हैं वहाँ पर बहुत खतरा होगा, क्या तुम वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे? वो कैमरामैन कहता है मैं भी एक ए रैंक का हंटर हूँ, मैं पहले भी ऐसे जगह पर जा चुका हूँ। आगे हम देखते हैं जापान के हंटर अपने अपने पोजीशन पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद गोटो उन सबको अपना पावर रिलीज करने के लिए कहने लगता है। जब वो अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं तभी बहुत सारे चींटी उनकी तरफ आने लगते हैं और कुछ चींटी तो हेलीकॉप्टर में खड़े उन एस रैंक की तरफ भी आने लगते हैं, जो देखकर चोई कहते हैं थोड़ा पीछे का दरवाजा तो खोलो, इन सबको मैं संभालता हूँ। जिसके बाद चोई बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक वाला एक अटैक रिलीज करते हैं, जिससे वहां पर आने वाले सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। इनके जोश को देखकर बाकी बचे सारे हंटर्स भी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो उतरने के लिए तैयार होते हैं और माओडोंग कहता है वो जापान के हंटर सिर्फ 1 घंटे के लिए उन सबको रोक पाएंगे, इसी बीच हमें क्वीन को मारना पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद ये सब आइलैंड पर उतर जाते हैं। इन सब के उतरने के बाद ही सिग्नल जैमिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं वो जो जापान के हंटर होते हैं वो इन चींटियों को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं और कुछ हंटर तो बड़े मजे से इन सबको मार रहे होते हैं। बाकी दूसरी तरफ जो कोरिया के हंटर्स होते हैं वो गुफा के अंदर घुस चुके थे। अंदर जाने के बाद चोई उस गुफा के एंट्रेंस को अपने पावर से सील कर देता है। गुफा के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, जो देखकर बैग पूछने लगता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम एक एक करके सारे रास्ते को चेक करें। और तभी हम देखते हैं चोई सारे रास्तों पर अटैक कर देता है और पता लगा लेता है क्वीन का रूम कहाँ पर है। अगले सीन में हम जिन्मो को देखते हैं जो अपना डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद सोच रहा होता है कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स गए हैं वो दुनिया के टॉप हंटर्स में से एक है, वो मेरी मदद के बिना भी अपना काम को बखूबी पूरा कर पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जो कोरिया के हंटर होते हैं वो चींटियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाकर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे चींटियों का अंडा होता है और उनको पता चल जाता है कि यहीं आसपास कोई नहीं होगी। तभी इन सब का नजर जाता है उस बड़े अंडे की तरफ, जो देखकर ये भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और इन सबको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम जापान के उस स्ट्रेंथ वाले बंदे को देखते हैं जो घायल हो चुका था और अपने एक साथी को कह रहा था उसको हील करने के लिए, और वो लड़की कहने लगती है हाँ मैं तो हील तो कर दूंगी पर मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे आंट्स इनके तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए वो स्ट्रेंथ वाला बंदा एग्री करता है और जब घूमकर उस लड़की को देखता है तभी कोई आकर उसके गले को काट देता है और इन सब को एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एक ऑरा फील होता है।